भारतीय राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक विचारधारा बन जाते हैं। बाबू जगजीवन राम भी ऐसे ही थे। मजदूरों और दलितों के सबसे बड़े समर्थक, जो ब्रिटिश हुकूमत को भी अपनी काबिलियत से प्रभावित कर चुके थे। कम उम्र में सबसे युवा सांसद बनने वाले इस नेता ने अगले 50 सालों तक संसद में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। 1971 के भारत पाक युद्ध में उनकी रणनीति भारत की जीत की वजह बनी और 70 के दशक में वो देश के पहले दलित प्रधानमंत्री बनने के बेहद करीब थे। लेकिन फिर एक ऐसा विवाद सामने आया जिसने उनकी बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया। कुछ आपत्तिजनक तस्वीरों ने पूरे देश में हलचल मचा दी। सवाल ये था, ये तस्वीरें कहां से आईं, किसने इन्हें लीक किया, और सबसे चौंकाने वाली बात, इसमें इंदिरा गांधी की बहू मेनका गांधी का क्या रोल था। बिहार के भोजपुर जिले का एक छोटा सा गांव चंदवा, साल 1908 की गर्मियों में इसी गांव में एक बच्चा जन्मा जो आगे चलकर भारतीय राजनीति का एक बड़ा नाम बनने वाला था। नाम रखा गया जगजीवन राम, लेकिन परिवार में सब उन्हें प्यार से बाबूजी कहकर पुकारते थे। एक साधारण दलित परिवार जहां संसाधनों की कमी थी मगर हौसलों की कोई कमी नहीं थी। पिता शोभाराम, जो कभी किसान थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश सेना में भी नौकरी कर चुके थे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। बाबूजी की उम्र अभी बहुत छोटी थी कि पिता का साया सिर से उठ गया। गरीबी पहले ही थी, अब तो जैसे मुश्किलों का पहाड़ ही टूट पड़ा। मगर ये वो परिवार था जो हालातों से हार मानने वालों में से नहीं था। बचपन से ही बाबूजी की किताबों में गहरी दिलचस्पी थी। पढ़ाई का ऐसा जुनून कि 10वीं की परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन पास कर लिया। मगर आगे की पढ़ाई का सवाल आया तो जेब में एक भी पैसा नहीं था। उनकी मां ने हर जगह मदद मांगी और आखिरकार उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। गांव की एक नन ने उन्हें लखनऊ के क्रिश्चियन स्कूल में मुफ्त में पढ़ाई करवाने का ऑफर दिया। यही नहीं, आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजने तक का वादा किया। मगर शर्त बड़ी अजीब थी। नन ने कहा, बाबूजी को ईसाई धर्म अपनाना होगा। ये सुनते ही उनकी मां का चेहरा सख्त हो गया। उन दिनों दलितों को हिंदू समाज में कोई खास इज्जत नहीं मिलती थी और आर्थिक तंगी के बीच ये ऑफर किसी वरदान से कम नहीं था। लेकिन मां ने ठान लिया था, मेरा बेटा धर्म नहीं बदलेगा। उन्होंने चर्च के फादर और नन को साफ शब्दों में कह दिया कि उनका बेटा भूखा रह सकता है मगर अपनी आस्था नहीं छोड़ेगा। बचपन में ही उनका आत्मसम्मान और हिम्मत देखने लायक थी। स्कूल के दिनों में एक घटना घटी जिसने यह साबित कर दिया कि ये लड़का आगे चलकर कुछ बड़ा करेगा। उनके आत्मविश्वास को देखकर लोगों ने तभी कह दिया था, यह बच्चा दूर तक जाएगा। और सचमुच आगे चलकर उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बचपन से ही बाबू जगजीवन राम को सामाजिक भेदभाव और छुआछूत का सामना करना पड़ा। दलित होने की वजह से समाज उन्हें बराबरी का हक देने को तैयार नहीं था। जब वो बिहार के आरा शहर के एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे थे, तब उन्होंने इस भेदभाव को और भी करीब से महसूस किया। स्कूल में हिंदू और मुसलमान छात्रों के लिए अलग अलग पानी के मटके रखे जाते थे, मगर जब दलित छात्रों ने हिंदू छात्रों वाले मटके से पानी पी लिया तो ऊंची जाति के लड़कों ने इसका कड़ा विरोध किया। स्कूल के प्रिंसिपल ने हल निकालने के लिए दलित छात्रों के लिए एक अलग मटका रखवा दिया। लेकिन यह कोई समाधान नहीं था, यह तो भेदभाव को और गहरा कर रहा था। जगजीवन राम ने यह देखा और गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने कुछ सोचा नहीं, सीधे उस मटके को फोड़ दिया। यह विरोध का एक सीधा संदेश था कि बराबरी का हक भीख में नहीं मिलेगा, उसे छीनना पड़ेगा। इस घटना के बाद स्कूल प्रशासन को झुकना पड़ा और आखिरकार सभी छात्रों के लिए एक ही मटके की व्यवस्था करवाई गई। वहीं 1925 में जब वो स्कूल में थे, तब एक दिन पंडित मदन मोहन मालवीय स्कूल के दौरे पर आए। संस्कृत में जगजीवन राम की बेहतरीन पकड़ देखकर वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU से ग्रेजुएशन करने का प्रस्ताव दे दिया। यह एक बड़ा अवसर था और 1927 में बाबूजी ने BHU में दाखिला ले लिया। लेकिन वहां भी उनके संघर्ष खत्म नहीं हुए। छुआछूत का जहर यहां भी घुला हुआ था। हॉस्टल से लेकर क्लासरूम तक हर जगह उनके साथ भेदभाव किया जाता। हालात इतने खराब थे कि वहां के नाई तक ने उनके बाल काटने से मना कर दिया। बाबूजी के लिए यह बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने कुछ छात्रों को संगठित किया और BHU में
दलितों के खिलाफ हो रहे भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इस विरोध का कोई असर नहीं हुआ। निराश होकर उन्होंने BHU छोड़ दिया और कोलकाता यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। उसी दौरान 1928 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कोलकाता के वेलिंगटन स्क्वायर पर एक विशाल मजदूर रैली का आयोजन किया। इसमें 50,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे और इस भीड़ को संभालने की जिम्मेदारी जगजीवन राम ने बखूबी निभाई। नेताजी ने उनकी नेतृत्व क्षमता को पहचाना और उन पर भरोसा जताया। यहीं से दोनों के बीच एक खास संबंध बन गया। 1934 में जब नेपाल बिहार भूकंप आया तो नेताजी ने राहत कार्यों की जिम्मेदारी बाबूजी को सौंपी। उन्होंने इसे इतनी ईमानदारी और निष्ठा से निभाया कि वो आम जनता के बीच भी लोकप्रिय होने लगे। अब वो सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि एक मजबूत नेता के रूप में पहचान बना चुके थे। धीरे धीरे राजनीति में उनकी सक्रियता बढ़ने लगी। फिर 1936 आया। 28 साल की उम्र में उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य नामांकित किया गया। यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा ने एक नई दिशा पकड़ी। जो लड़का कभी स्कूल में मटका फोड़कर भेदभाव का विरोध कर रहा था, वो अब एक बड़े बदलाव की तरफ कदम बढ़ा चुका था। भारत की राजनीति में उनकी एंट्री हो चुकी थी और अब वो पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं थे। 1937 का साल, जब बिहार विधानसभा चुनाव हुए, बाबू जगजीवन राम ने डिप्रेस्ड क्लास लीग के नेता के रूप में एक ग्रामीण सीट से निर्विरोध जीत दर्ज की। लेकिन सिर्फ वही नहीं, उनकी पार्टी के 14 और उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की। ये उस दौर की बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक थी। इधर अंग्रेज सरकार बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जोड़ तोड़ में लगी थी। लालच, पद और पैसे, हर तरह के प्रलोभन दिए गए ताकि बाबूजी को अपनी तरफ मिलाया जा सके। लेकिन बाबूजी बिकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अंग्रेजों का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। इसी बीच कांग्रेस ने भी उन्हें पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। बाबूजी ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और बिहार में कांग्रेस सरकार बनी, जिसमें वह मंत्री बने। 1940 का दशक उनके जीवन में एक और ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया। उन दिनों दलितों का मंदिरों में प्रवेश वर्जित था, लेकिन एक दिन बाबूजी ने जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन करने की इच्छा जताई। उनके प्रभाव और लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिल गई, मगर एक शर्त थी, उनकी पत्नी और बाकी दलित साथियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। बाबूजी ठहर गए। उन्होंने सोचा और फिर एक ऐतिहासिक बात कही, अगर मेरे लोग भगवान के दर्शन नहीं कर सकते तो मैं भी नहीं करूंगा। अगर भगवान अपने ही भक्तों में भेदभाव करते हैं तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं। उन्होंने मंदिर में प्रवेश करने से साफ इनकार कर दिया। यही नहीं, हिंदू महासभा में उन्होंने दलितों के लिए मंदिर और कुएं खोलने का प्रस्ताव भी रखा। वो हमेशा कहते थे, हिंदुस्तान में जहां भी जाओ, जात पात पीछा नहीं छोड़ती। दलितों की मुक्ति तभी होगी जब इस जाति प्रथा का अंत होगा। 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल फूंका। पूरा देश आजादी की लड़ाई में कूद पड़ा। अंग्रेजों ने कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया, जिनमें जगजीवन राम भी शामिल थे, लेकिन जेल में रहने के बावजूद वो आंदोलन में सक्रिय बने रहे। उनकी आवाज और उनकी सोच को कोई भी सलाखें कैद नहीं कर सकी। फिर आया 1946। आखिरकार अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया। सभी नेता रिहा कर दिए गए और पंडित नेहरू ने अंतरिम सरकार बनाई। इस सरकार में बाबू जगजीवन राम को सबसे कम उम्र का मंत्री बनाया गया। उन्हें लेबर मिनिस्टर, श्रम मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। जिस इंसान ने अपने बचपन में स्कूल के मटके तोड़कर भेदभाव का विरोध किया था, वो अब भारत के भविष्य को आकार देने वालों में शामिल हो चुका था। संघर्ष जारी था, लेकिन अब उनकी आवाज पूरे देश में गूंज रही थी। 1947 में देश आजाद हुआ और इसके साथ ही जगजीवन राम के कंधों पर नई जिम्मेदारियां आ गईं। वो मजदूरों के हक के लिए और भी ज्यादा मजबूती से खड़े हुए। मिनिमम वेज, इंश्योरेंस और बोनस जैसे कानून बनवाए, जिससे श्रमिकों का जीवन बेहतर हो सके। नतीजा ये हुआ कि जनता में उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। उनके काम की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देने लगी और यही वजह थी कि उन्हें इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। धीरे धीरे वो नेहरू सरकार के सबसे मजबूत मंत्रियों में गिने जाने लगे।
कम्युनिकेशन मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री और रेलवे मंत्री जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। 1956 से 1962 तक रेल मंत्री के तौर पर उन्होंने संसद में 7 बार रेल बजट पेश किया। उनका कार्यकाल भारतीय रेलवे के इतिहास में कई बड़े सुधारों के लिए जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने कृषि मंत्रालय संभाला और भारत में हरित क्रांति की नींव रखी, जिससे देश खाद्यान्न संकट से उभर सका। पंडित नेहरू के निधन के बाद जब इंदिरा गांधी सत्ता में आईं, तब भी उन्होंने अपनी दमदार उपस्थिति बनाए रखी। 1969 का साल जब कांग्रेस 2 टुकड़ों में बंट गई, इंदिरा कांग्रेस और कांग्रेस ओ। कई वरिष्ठ नेता इंदिरा के खिलाफ खड़े हो गए, लेकिन बाबूजी ने इंदिरा गांधी का साथ देने का फैसला किया। इसके इनाम में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब 1970 से 1974 के बीच रक्षा मंत्री का पद संभालते हुए उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में अहम भूमिका निभाई। उनकी अगुवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और बांग्लादेश को आजादी दिलवाई। ये उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धियों में से एक थी। लेकिन सियासत में रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहते। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया, तो बाबूजी को यह फैसला नागवार गुजरा। उन्होंने इंदिरा सरकार का विरोध किया और कांग्रेस छोड़ दी। उनके इस फैसले ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। उन्होंने जनता दल के साथ मिलकर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम की एक नई पार्टी बनाई, जिसमें कांग्रेस के 5 बड़े नेता भी शामिल हुए। वो द्वार भारतीय राजनीति में सबसे अराजक और नाटकीय था। जो नेता कभी इंदिरा गांधी के सबसे करीबी थे, अब उन्हीं के सबसे बड़े विरोधी बन चुके थे। सत्ता के गलियारों में साजिशें चल रही थीं और हर कोई अगले बड़े राजनीतिक उलटफेर का इंतजार कर रहा था। 1987 के आम चुनावों का नतीजा साफ था। इंदिरा गांधी अपनी सत्ता खो चुकी थी। आपातकाल के चलते जनता उनसे पहले ही नाराज थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जगजीवन राम ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। उनके जाने से दलित और वंचित वर्ग के लाखों वोट भी कांग्रेस के हाथ से फिसल गए। इस हार के बाद इंदिरा समझ चुकी थीं कि उन्होंने सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा जनाधार भी खो दिया था। वहीं दूसरी तरफ जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज की और मोरारजी देसाई देश के नए प्रधानमंत्री बने। बाबू जगजीवन राम को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन इस चुनावी माहौल का एक दिलचस्प किस्सा आज भी भारतीय राजनीति के गलियारों में सुना जाता है। 1987 में दिल्ली के रामलीला मैदान में बाबू जगजीवन राम की एक विशाल रैली होने वाली थी। अंदाजा था कि लाखों की भीड़ जुटेगी, जिससे कांग्रेस को और भी बड़ा झटका लग सकता था। इसे रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने एक अनोखी चाल चली। उसी दिन दूरदर्शन पर डिंपल कपाड़िया की सुपरहिट फिल्म बॉबी प्रसारित करवा दी। उस दौर में कोई भी नई फिल्म इतनी जल्दी टीवी पर नहीं आती थी, इसलिए इंदिरा को लगा कि लोग रैली छोड़कर घर पर फिल्म देखने को तरजीह देंगे। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। रामलीला मैदान में ऐसी भीड़ उमड़ी कि मैदान छोटा पड़ गया। अगले दिन अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइन छपी, बाबू बीट्स बॉबी, मतलब बाबूजी की रैली ने बॉबी फिल्म को हरा दिया। इस घटना से यह साफ हो गया कि जनता के दिलों में जगजीवन राम की लोकप्रियता कितनी ऊंची थी। लेकिन राजनीति में वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 1978 में मोरारजी देसाई के इस्तीफे की अटकलें लगाई जाने लगी। प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे योग्य और वरिष्ठ नेता जगजीवन राम ही थे। देश की राजनीति में उनके नाम की चर्चा जोरों पर थी। ऐसा लग रहा था कि अब भारत को पहला दलित प्रधानमंत्री मिलने वाला है। लेकिन तभी एक भयानक स्कैंडल सामने आया, जिसने उनकी किस्मत पूरी तरह बदल दी। 1978 में सूर्या नाम के अखबार में एक सनसनीखेज रिपोर्ट छपी। इसमें जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें प्रकाशित की गईं। इन तस्वीरों में सुरेश राम अपनी प्रेमिका सुषमा के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए दिख रहे थे। रिपोर्ट का शीर्षक था रियल स्टोरी और यह मैगजीन पूरे देश में ब्लैक में बेची जाने लगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सुरेश राम पहले से शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे, जबकि सुषमा महज 21 साल की थी और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती थी। यह खबर जंगल में आग की तरह फैली। जनता आक्रोशित हो गई। सवाल उठने लगे, क्या उप प्रधानमंत्री का बेटा खुलेआम ऐसा अनैतिक आचरण कर सकता है? इस घटना ने सिर्फ जगजीवन राम की छवि को धूमिल नहीं किया,
बल्कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर भी गहरा प्रहार किया। जिन्हें अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा था, अब उन्हीं पर चौतरफा सवाल उठने लगे। विवाद इतना बढ़ा कि उन्हें उप प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। यह भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बन गया, जिसने एक दिग्गज नेता के प्रधानमंत्री बनने के सपने पर हमेशा के लिए पानी फेर दिया। बड़ा सवाल यह था कि ये तस्वीरें मीडिया तक पहुंची कैसे, और अगर मामला इतना गंभीर था तो सिर्फ एक मैगजीन ने ही इन्हें क्यों छापा। दरअसल सुरेश राम को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शौक था। वो अक्सर अपने फ्लोराइड कैमरे से अपनी गर्लफ्रेंड की नग्न तस्वीरें खींचते और उन्हें अपने साथ रखते। लेकिन यही आदत उनके पिता जगजीवन राम के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गई। एक दिन सुरेश राम की मुलाकात राजनेता ओमपाल सिंह से हुई। बातचीत के दौरान ओमपाल सिंह ने उनसे सिगरेट मांगी। जब सुरेश ने अपनी कार का ग्लव बॉक्स खोला तो सिगरेट के पैकेट के साथ कुछ तस्वीरें नीचे गिर गईं। ओमपाल सिंह ने फुर्ती से वो तस्वीरें उठा लीं और फिर उन्हें वापस नहीं किया। इस तरह 40 से 50 अंतरंग तस्वीरें लीक हो गईं। कुछ ही घंटों में इन तस्वीरों में से 15 सीधे संजय गांधी तक पहुंचाई गईं। इन्हें देखते ही संजय गांधी के होश उड़ गए, मानो उन्हें एक ब्रह्मास्त्र मिल गया हो। उन्होंने फौरन अपनी मां इंदिरा गांधी को जगाया। अगली सुबह 22 अगस्त को सुबह 9 बजे जनता पार्टी के सांसद कृष्णकांत के घर फोन बजा। दूसरी तरफ जगजीवन राम थे। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए बस इतना कहा, एक और बेटे ने अपने बाप को डुबो दिया। फोन रखते ही वो सीधे कृष्णकांत के घर पहुंचे। आते ही उन्होंने अपनी टोपी कृष्णकांत के पैरों में रख दी और भावुक स्वर में बोले, अब मेरी इज्जत आपके हाथों में है। कृष्णकांत ने उन्हें संभालने की कोशिश की। उन्होंने अपने मीडिया संपर्कों के जरिए मदद करने की ठानी। अगले दिन इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर शहीद नकवी का लेख छपा। इसमें यह दावा किया गया कि सुरेश राम पर दबाव डालकर ये तस्वीरें खिंचवाई गई थी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। बाबूजी की राजनीति डूब चुकी थी। इस पूरे प्रकरण के पीछे इंदिरा गांधी का हाथ होने का भी दावा किया जाता है। कहा जाता है कि उस समय भारत के सभी बड़े अखबारों ने इस खबर पर चुप्पी साध ली थी, लेकिन जिस मैगजीन ने इन तस्वीरों को छापा उसकी संपादक कोई और नहीं बल्कि संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी थी। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी जगजीवन राम के बढ़ते प्रभाव से डरने लगी थी। उन्हें लग रहा था कि अगर जगजीवन राम प्रधानमंत्री बन गए तो कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए सोची समझी साजिश रची गई। मशहूर लेखक खुशवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा ट्रुथ लव एंड ए लिटिल मेलिस में इस घटना का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि एक दोपहर मेरी मेज पर एक पैकेट आया। जब मैंने उसे खोला तो अंदर जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम और एक कॉलेज छात्रा की अंतरंग तस्वीरें थीं। मैं हक्का बक्का रह गया। फिर उसी शाम मेरे पास एक व्यक्ति आया। उसने दावा किया कि वो जगजीवन राम का दूत है। उसने कहा, अगर ये तस्वीरें नेशनल हेराल्ड और सूर्या में न छपें तो बाबूजी मोरारजी देसाई का साथ छोड़कर इंदिरा गांधी से हाथ मिला सकते हैं। खुशवंत सिंह ये बात लेकर इंदिरा गांधी के पास गए। उन्होंने इंदिरा से कहा कि अगर बाबूजी कांग्रेस में लौटें तो ये तस्वीरें दबाई जा सकती हैं। लेकिन इंदिरा गांधी ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मुझे उस आदमी पर जरा भी भरोसा नहीं। जगजीवन राम ने सबसे ज्यादा नुकसान मुझे और मेरे परिवार को पहुंचाया है। अगर वो वापस आना चाहते हैं तो उन्हें पहले सार्वजनिक रूप से हमारी पार्टी का समर्थन करना होगा। तभी मैं मेनका से कहूंगी कि ये तस्वीरें न छापें। लेकिन जगजीवन राम झुकने को तैयार नहीं थे और फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मेनका गांधी की मैगजीन सूर्या में सुरेश राम की तस्वीरें छाप दी गईं। इसके साथ ही बाबूजी के राजनीतिक करियर का अंत हो गया। इस स्कैंडल के बाद उन्हें जनता पार्टी से भी अलग होना पड़ा। उन्होंने कांग्रेस जे नाम से अपनी पार्टी बनाई और 1986 तक सांसद बने रहे। लेकिन अब वो पहले जैसे शक्तिशाली नेता नहीं रहे। 6 जुलाई 1986 78 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। 1936 से 1986 तक लगातार 50 साल संसद में रहने का रिकॉर्ड उनके नाम था। एक समय उन्हें राजनीति का बादशाह कहा जाता था। लेकिन एक सेक्स स्कैंडल ने उनकी पूरी विरासत पर ग्रहण लगा दिया। पर बड़ा सवाल यह है, क्या बाबूजी को अपने बिगड़ैल बेटे की गलती की सजा मिली या फिर यह एक सोची समझी साजिश थी
जिससे एक दलित नेता को प्रधानमंत्री बनने से रोका गया। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। जय हिंद, जय भारत।